हेलो। जब भी हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो दिमाग में आर्टिकल्स और फंडामेंटल राइट्स आते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें कुछ सीक्रेट चैप्टर्स भी हैं जिन्हें हम अनुसूचियां या शेड्यूल्स कहते हैं? तो आज हम इन्हीं 12 अनुसूचियों की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि ये हमारे देश को चलाने में कितनी ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर संविधान में इन अनुसूचियों की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या सारी बातें आर्टिकल्स में ही नहीं लिखी जा सकती थीं? ये एक एक्स्ट्रा लिस्ट क्यों? आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि अनुसूचियों की जरूरत ही क्यों है। फिर हम देखेंगे कि कैसे पहली 4 अनुसूचियां देश की नींव रखती हैं। इसके बाद भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी को संभालने वाली अनुसूचियों पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे वक्त के साथ संविधान बदला, और हाँ, सबसे आखिर में इन सबको याद रखने की एक कमाल की ट्रिक भी देखेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव, अनुसूचियों का असली मकसद क्या है? इन्हें आप संविधान का अपेंडिक्स भी कह सकते हैं। जैसे किताबों के पीछे होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए संविधान एक किताब है, तो जो आर्टिकल्स हैं वो इसके मेन चैप्टर्स हैं, और अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स वो हैं जो किताब के आखिर में दी गई जरूरी लिस्ट्स और टेबल्स होती हैं। ये मेन चैप्टर्स को और ज्यादा साफ करती हैं, मतलब संविधान को साफ सुथरा और समझने में आसान बनाती हैं। चलिए अब सीधे उन अनुसूचियों को देखते हैं जो हमारे देश की बुनियाद हैं। अनुसूची 1 से लेकर 4 तक ये बताती है कि हमारा देश क्या है, यहाँ सबसे बड़े पद कौन से हैं और उनके अधिकार क्या हैं। और शुरुआत होती है पहली अनुसूची से। ये सबसे सीधी सादी है, लेकिन शायद सबसे जरूरी भी। ये अनुसूची आप कह सकते हैं भारत का ऑफिशियल नक्शा है। इसमें हमारे सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं की पूरी डिटेल होती है। जब भी कोई नया राज्य बनता है या किसी राज्य की सीमा में कोई बदलाव होता है तो सबसे पहला अपडेट इसी लिस्ट में किया जाता है। अब आते हैं दूसरी अनुसूची पर। इसका सीधा ताल्लुक देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की सैलरीज और भत्तों से है। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। इसका असली मकसद है राष्ट्रपति, जज और गवर्नर जैसे बड़े पदों को फाइनेंशियल आज़ादी देना। ये पक्का किया जाता है कि वो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकें, क्योंकि एक बार पद पर आने के बाद उनकी सैलरी कम नहीं की जा सकती। तो सैलरी और फाइनेंशियल आज़ादी के बाद अब बात करते हैं उन वादों की जो ये लोग करते हैं, और यहीं आती है तीसरी अनुसूची। इस अनुसूची में शपथ यानी ओथ्स के बारे में बताया गया है। मंत्रियों से लेकर जजों तक हर बड़े पद के लिए जो शपथ ली जाती है, उसके शब्द, बिल्कुल वही शब्द यहाँ लिखे हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक कानूनी वादा है कि वो संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। और इस पहले ग्रुप की आखिरी अनुसूची है चौथी अनुसूची। इसका लेना देना संसद के अपर हाउस यानी राज्यसभा से है। ये अनुसूची हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की एक खूबसूरत मिसाल है। ये तय करती है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, और ये बंटवारा ज्यादातर उस राज्य की आबादी के हिसाब से होता है। ये एक तरीका है जिससे ये पक्का किया जाता है कि हर राज्य की आवाज केंद्र में सुनी जाए। अब हम बात करेंगे उन अनुसूचियों की जो भारत की सबसे बड़ी ताकत, इसकी डाइवर्सिटी को संभालती हैं। अनुसूची 5 से 8 तक ये भाषा, अधिकारों के बंटवारे और स्वायत्तता जैसे बड़े मुद्दों को देखती हैं। देखिए, 5वीं और 6ठी दोनों अनुसूचियां आदिवासी इलाकों के प्रशासन और उनके हक की रक्षा के लिए हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा फर्क है। 5वीं अनुसूची देश के ज्यादातर आदिवासी इलाकों पर लागू होती है, जहां गवर्नर को खास अधिकार दिए जाते हैं। वहीं 6ठी अनुसूची एक तरह से स्पेशल प्रोटेक्शन है, खासकर पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को ज्यादा ताकत दी गई है ताकि वो अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा खुद कर सकें। अब आती है 7वीं अनुसूची, जो हमारे फेडरल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। ये केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की ताकत को बांटती है। इसमें 3 लिस्ट हैं। एक यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, जैसे डिफेंस और विदेश नीति। दूसरी स्टेट लिस्ट, जिस पर राज्य कानून बनाते हैं, जैसे पुलिस और खेती। और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा।
ये बंटवारा बहुत जरूरी है ताकि देश बिना किसी टकराव के आराम से चल सके। और अब 8वीं अनुसूची, जो भारत की भाषाओं की खूबसूरती का जश्न मनाती है। इसमें संविधान से मान्यता मिली 22 भाषाएं शामिल हैं। कभी आपने भारतीय नोट पर इतनी सारी भाषाएं लिखी देखी हैं? वो असल में इसी अनुसूची का एक आईना है। ये एक वादा है कि इन सभी भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा और उनकी हिफाजत की जाएगी। हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ सांस लेता है और बदलता है। और अनुसूची 9 से 12 तक इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। ये चारों ओरिजिनल संविधान का हिस्सा नहीं थी, इन्हें बाद में जोड़ा गया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये दिखाती है कि हमारा संविधान कैसे वक्त के साथ बढ़ा हुआ है। 1951 में जमीनी सुधारों की जरूरत से लेकर 1992 में लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने तक ये 4 नई अनुसूचियां भारत की बदलती जरूरतों और चुनौतियों की कहानी कहती हैं। तो इन नई अनुसूचियों में था क्या? 9वीं अनुसूची जमीनी सुधार कानूनों को बचाने के लिए लाई गई थी, हालांकि ये थोड़ी विवादित भी रही। 10वीं अनुसूची आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लेकर आई। और 11वीं और 12वीं ने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक ताकत देकर लोकतंत्र को हर गांव और हर मोहल्ले तक पहुंचा दिया। तो हमने सभी 12 अनुसूचियों का सफ़र तय कर लिया है। अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी को याद कैसे रखा जाए। चलिए इसके लिए एक अंतिम चीट शीट देखते हैं। ये रही वो कमाल की ट्रिक, बस एक लाइन में सभी 12 अनुसूचियां। 1 राज्य, 2 वेपिन, 3 शपथ, 4 राज्यसभा और इसी तरह आगे। बस इस एक लाइन को याद कर लीजिए और आप कभी नहीं भूलेंगे। ये किसी भी एग्जाम या जनरल नॉलेज के लिए एक बेहतरीन टूल है। तो हमने देखा कि ये 12 अनुसूचियां सिर्फ सूचियां नहीं है, ये हमारे संविधान की आत्मा का हिस्सा है। ये भारत की बुनियाद, इसकी विविधता और इसके विकास की कहानी बताती हैं। अब जाने से पहले एक सवाल, आज के भारत की चुनौतियों को देखते हुए इनमें से कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा जरूरी लगती है? क्या वो 7वीं है जो केंद्र राज्य के रिश्तों को संभालती है, या फिर 10वीं जो राजनीतिक स्थिरता से जुड़ी है? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।